नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आपका हमारे खास शो मंथन में स्वागत है। आज इस शो में हम बात करेंगे करियर से जुड़ी सारी बातों को लेंगे। 10th प्लस 2 के बाद कई छात्र जो हैं अपने करियर को चयन करने में कई मुश्किलों का सामना करते हैं। कई सारे पारंपरिक प्रतियोगिताओं में असफल होने के बाद छात्रों को करियर की चिंता सताने लगती है। ऐसे में क्या करें छात्र, क्या हो उनका सही निर्णय, इन सभी बातों पे जानकारी देंगे हमें। हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह से, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान के संस्थापक एवं महानिदेशक हैं, साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान नियोजन के क्षेत्र में 10 प्लस 2 पास के छात्रों को कौन सा करियर का चयन करना चाहिए, कौन सा करियर उनके लिए लाभकारी होगा? धन्यवाद पल्लवी, बहुत ही समय के अनुकूल प्रश्न तुमने किया है। आज 10 प्लस 2 और यहाँ तक कि मैट्रिकुलेशन के बाद छात्र छात्राओं के सामने जो पारंपरिक कैरियर का चुनाव करने का प्रश्न आता है, उसमें सर्वप्रथम हम इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और जो कुछ विज्ञान से जुड़े हुए विषय हैं उसकी ओर झुकाव अभिभावकों और छात्रों का भी रहता है। लेकिन इस प्रतियोगी युग में असफल हो जाने के बाद यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है कि अब हम आगे क्या करें। तुम्हारे प्रश्न के अनुकूल छात्रों के सामने बहुत बड़ा एक कैरियर है, लेकिन जानकारी के अभाव में और वर्तमान के संदर्भ में नियोजन के क्षेत्र में संभावनाओं किस क्षेत्र में है, यह जानना अत्यावश्यक है। जो सामान्यतः छात्र 10 प्लस 2 विज्ञान के साथ करते हैं या आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ या कॉमर्स के साथ, उनके लिए अलग अलग संभावनाएं निश्चित रूप से हैं। लेकिन विशेषकर जो आज भारतवर्ष के नियोजन के क्षेत्र में संभावनाओं का विशाल परिदृश्य सामने दिखाई देता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ का क्षेत्र में। इस क्षेत्र में संभावनाएं नियोजन की बहुत हैं और नियोजन के साथ साथ अगर दृढ़ संकल्प के साथ में और पूरे कौशल के साथ आदमी काम करना चाहे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत संभावनाएं हैं। वो जॉब सीकर नहीं होकर के जॉब गिवर की भी भूमिका कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसको और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अभी अभी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण करवाया था और पार्लियामेंट में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार अभी देश में 90 लाख पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, जो एक डॉक्टर के साथ में नियमित रूप से सहयोगी भूमिका में काम करते हैं। पैरामेडिकल से मतलब है कि मेडिकल के समतुल्य या उसके साथ काम करने वाले लोग। अब जैसा कि तुमको मालूम है, प्रायः सभी लोगों को मालूम है कि एक डॉक्टर अकेले आज के इस आधुनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अकेला काम नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको तरह तरह के टेस्ट की ज़रूरत होती है, सहयोगियों की आवश्यकता होती है, और ये तभी संभव हो सकता है सफलतापूर्वक रोगियों का निदान जबकि सभी तरह की सुविधाएं, सभी तरह का सहयोगी लोगों की रिपोर्ट उनको प्राप्त करना हो। ब्लड टेस्ट कराने की बात हो, शरीर के एक्सरे कराने की बात हो, MRI की बात हो, स्कैनिंग की बात हो। अब ऑपरेशन के समय में OT असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कंपाउंडर ड्रेसर की आवश्यकता होती है। ब्लड टेक्नीशियन चाहिए। ब्लड बैंक में ऐसे लोग सहायक के रूप में चाहिए जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकें। ब्लड को रोगियों के शरीर में कैसे प्रवेश कराया जा सकता है, ये सब में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। तो भारत सरकार को जो रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें 90 लाख प्रोफेशनल्स की आवश्यकता आज की तारीख में 2017 तक देश में है, और सबसे ज़्यादा आवश्यकता महाराष्ट्र में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और तीसरे पोजीशन पर बिहार का आता है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। अगर 10 प्लस 2 करने के बाद विज्ञान के साथ
या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि कॉमर्स और आर्ट्स के भी छात्र नामांकन अपना करा सकते हैं और एक सफल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि सर ने हमें बताया कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में अपार करियर की संभावनाएं हैं और बहुत सारे पैरामेडिकल्स प्रोफेशनल्स की डिमांड है, मांग है। स्वयं बिहार में भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। आगे जानते हैं सर से। सर, जैसा कि आपने कहा हेल्थ केयर के क्षेत्र में निश्चित रूप से अपार नियोजन की संभावनाएं हैं, तो इस क्षेत्र में विद्यार्थी या छात्र क्या कर सकते हैं? ये सही बात है। हेल्थ केयर, पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। देश के सभी क्षेत्रों में जिस तेज गति से हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइवेट सेंटर में डिफरेंट तरह के डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्सरे सेंटर, एमआरआई सेंटर, स्कैनिंग सेंटर, ईसीजी सेंटर, इस तरह के संस्थाओं का विकास हो रहा है और जिस तेज़ गति से रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है, नए नए रोग भी आ रहे हैं और उसके निदान की भी संभावनाएं बढ़ी हैं। खास करके सूचना टेक्नोलॉजी और डिजिटल इक्विपमेंट्स का जो प्रयोग आज हेल्थ केयर के क्षेत्र में हो रहा है, इसके लिए नए स्किल्स के साथ हमको पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत हो पड़ी है। तो जो जानकारी छात्रों को होना चाहिए कि अगर उन्होंने 10+2 विज्ञान के साथ किया है तो उनके लिए एक अपार क्षेत्र पैरामेडिकल के क्षेत्र के दिशा में हमें मिल सकता है। अब जैसे आप शुरू से ही देख रहे हैं कि आज के डॉक्टर जब तक कि ब्लड टेस्ट न करा लिया जाए, रोग के अनुकूल अगर एक्सरे की संभावनाएं हैं उसका भी रिपोर्ट नहीं आ जाए, अल्ट्रासाउंड न किया जाए, यानी कि रेडियोलॉजी की और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके पूरी जानकारी, रिपोर्ट, रोगी की क्या स्थिति है, ये नहीं प्राप्त हो जाए तो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर सही निदान रोगियों को नहीं दे सकते हैं। तो इसकी पढ़ाई करने के लिए या अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं। प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर में ओटी असिस्टेंट, ब्लड टेक्नीशियन, ड्रेसर कंपाउंडर, सैनिटेशन इंस्पेक्टर, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए आदमी चाहिए, नर्सिंग असिस्टेंट चाहिए। तो इस तरह के जो विभिन्न क्षेत्र हैं हमारे लिए, जो डॉक्टरों को सहायक की भूमिका में अपना रोल का निर्वाह करते हैं, उसके लिए सामान्यतः मैट्रिक के बाद डिप्लोमा पाठ्यक्रम और 10+2 के बाद डिप्लोमा के साथ डिग्री पाठ्यक्रम जो अमूमन 3 साल का होता है, ये किया जा सकता है। देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेज में, पैरामेडिकल संस्थानों में इस तरह का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। अब जो नियोजन की संभावनाएं हैं उस हिसाब से प्रशिक्षण संस्थान की कमी पाई गई है। अब भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है और विभिन्न क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजेज में पैरामेडिकल के विभिन्न विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, डिमांड को अगर परखा जाए, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत में खून, पेशाब, पैखाना, इस तरह के जो जांच की आवश्यकता होती है और एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, टीएमटी, रेडियोलॉजी का जो एक विशाल क्षेत्र हमारे सामने आया है, उसमें नियोजन की संभावनाएं हैं। इसके लिए विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट किया हुआ होना चाहिए और विभिन्न कॉलेजों में सीधा नामांकन या प्रतियोगिता के आधार पर नामांकन किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य भी क्षेत्र हमारे सामने हैं। किसी भी हॉस्पिटल में नर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नर्सिंग एक पैरामेडिकल का विशेष क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं शुरू से लेकर के आज तक बढ़ती ही जा रही हैं। तो नर्सिंग के लिए डिग्री कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का होता है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 साल 3 साल का भी किया जाता है। लेकिन नर्सेस के साथ, जैसे एएनएम और जीएनएम कहते हैं, उसी तरह से नर्स के भी सहायक भूमिका के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं, वार्ड पेशेंट अटेंडेंट कहते हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट बोलते हैं। इस तरह की भूमिका के लिए जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करने के लिए भी हमें अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की भूमिका में नर्सिंग असिस्टेंट की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है और इसके लिए मैट्रिक पास भी 1 साल का पाठ्यक्रम कर सकते हैं
और 10+2 किए हुए लोग एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड की सैंपल लेने के लिए, ब्लड बैंक से ब्लड प्राप्त करने के लिए और रोगी के शरीर में ब्लड को डालने के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो ब्लड टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने वाले लोग और ब्लड कलेक्शन करने वाले लोग, इनकी भी ज़रूरत होती है। अब किसी का हड्डी टूट गया हो, हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, तो फिजियोथेरापिस्ट की बड़ी भारी भूमिका होती है। फिजियोथेरापिस्ट के बिना हड्डी टूटने के बाद हड्डी को जोड़ना, उचित स्थान पर उसका संयोजन होना बहुत मुश्किल है। तो फिजियोथेरापिस्ट की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी भी पढ़ाई होती है, जो 4.5 साल का डिग्री पाठ्यक्रम और उसके बाद में 2 साल का डिप्लोमा या 3 साल का एडवांस डिप्लोमा किया जा सकता है। इस तरह से पैरामेडिकल के क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है। जैसा कि सर ने हमें करियर से रिलेटेड अभी जानकारी दी कि कई सारे मेडिकल टेस्ट में पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है और ऐसे कई सारे संस्थानों पे छात्र पैरामेडिकल कोर्स करके जा सकते हैं। ना सिर्फ +2 करके बल्कि 10th करके भी कई सारे कोर्सों को ऑप्ट किया जा सकता है। सर आप हमें ये बताइए कि पैरामेडिकल पाठ्यक्रम करने के बाद सेल्फ रोजगार यानी स्वयं रोजगार के क्या क्या संभावनाएं बनती हैं? बहुत ही माकूल प्रश्न किया है पल्लवी तुमने। अभी तक जो हमारे युवा छात्र छात्राओं की इच्छा होती है कि किसी न किसी संस्थान में हम नौकरी करें, लेकिन अगर वो परिश्रमी हैं और कौशल का विकास उन्होंने किया है, स्किल्ड हैं और अगर उनमें आगे बढ़ने की तमन्ना है, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो निश्चित रूप से स्वनियोजन की संभावनाएं आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कहीं है तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। वो डॉक्टर नहीं हैं, किसी तरह के रोगी के वो फिजिकल एग्जामिनेशन ही करना उनका प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन नियोजन के क्षेत्र में इसकी काफ़ी संभावनाओं के साथ साथ स्वरोजगार की भी संभावनाएं दिखती हैं। अब अगर कोई अपना मेडिकल लैब डायग्नोस्टिक सेंटर खोल ले, अगर कोई एक्सरे सेंटर खोल ले, डिजिटल बहुत सारे टेस्ट आज की ज़रूरत बन गई है, MRI सेंटर हो, रेडियोलॉजी सेंटर हो, उसकी स्थापना करें और डॉक्टर के द्वारा बताए गए विभिन्न तरह के परीक्षणों को यहाँ पर करें, लेकिन इसके लिए किसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, चाहे MBBS हों चाहे अन्य विधा के हों, उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में ही इस तरह का किया जा सकता है। लेकिन रोजगार और व्यवसाय के रूप में ब्लड बैंक की स्थापना की जा सकती है, डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण किया जा सकता है, MRI सेंटर खोला जा सकता है, ECG सेंटर हो सकता है, एक्सरे सेंटर हो सकता है। इसके लिए किसी डॉक्टर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस में ही इस तरह के परीक्षण जो प्राप्त किए जाते हैं उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है। आजकल अल्ट्रासाउंड के बिना विभिन्न तरह के शरीर के अंदर की बीमारियों का निदान संभव नहीं रह गया है, तो अल्ट्रासाउंड सेंटर की भी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता है। और आज का जो आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान है वो पूर्णतः परीक्षण पर निर्भर है। फिजियोथेरापी पाठ्यक्रम करने के बाद में अपना खुद का निजी फिजियोथेरापी केंद्र की स्थापना की जा सकती है और आवश्यकतानुकूल रोगियों के फिजियोथेरापी, मसाज थेरापी या जो उनकी आवश्यकता है उस तरह के कार्यक्रमों का निष्पादन किया जा सकता है। इस तरह से प्रायः सभी अब कोई अपना एक ऐसा स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र या स्वास्थ्य सेवा केंद्र की स्थापना कर सकता है जहां पर कि 10-5 पैरामेडिकल प्रोफेशनल एक जगह पर जुट करके बहुत तरह की सेवाओं का निष्पादन कर सकते हैं। कि अगर मसाज थेरापिस्ट की ज़रूरत हो, नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट की ज़रूरत हो, वृद्धजनों के लिए सेवा करने के लिए सेवक की आवश्यकता हो, तो एक जगह पर से इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। और हम समझते हैं कि रोजगार के दृष्टिकोण से एक बहुत ही सेवा का भी क्षेत्र है, साथ भी एक उचित आय प्राप्त करने का भी एक विभिन्न उभरता हुआ क्षेत्र हमारे सामने आता है। तो जैसा कि हमने जाना, आप ना सिर्फ जॉब सीकर बल्कि आप जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं
अगर आप अपनी कोई निजी केंद्र खोलते हैं तो आप कई सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट भी करते हैं, जो रोज़गार के आयाम भी खोलते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलेंगे फिर से डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए पैरा मेडिकल कोर्सेज में क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरह वो अपने आप को प्रशिक्षित कर सकती हैं। पैरा मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नियोजन और स्वनियोजन की अपार संभावनाएं हैं और ज़रूरत है कि आज के जो युवा छात्राएं स्कूल कॉलेज से उत्तीर्णता प्राप्त करके आती हैं उनको जानकारी देने का और नियोजन के क्षेत्रों के संबंध में बताने का। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अमूमन आप पाएंगे कि सबसे पहला जो महिलाओं के लिए नियोजन का क्षेत्र उभर के सामने आता है वह है नर्सिंग का क्षेत्र। नर्सिंग कर लेने के बाद में किसी भी जगह पर उचित स्थान पर उचित एक वेतनमान के आधार पर उनका नियोजन संभव हो सकता है। इसके लिए 4 साल का नर्सिंग का कोर्स हो या नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स हो, ANM है, GNM है, इस तरह के मिडवाइफरी का कोर्स वो कर लें तो निश्चित रूप से नियोजन की संभावनाएं इसमें दिखती हैं। लेकिन जितने भी परीक्षण केंद्र होते हैं, चाहे एक्सरे केंद्र हो, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, अल्ट्रासाउंड हो, अन्य भी तरह ब्लड बैंक में, सब जगह पर महिलाओं को प्रमुखता से नियोजन दिया जाता है। इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन्स भी हैं, लेकिन उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करके मैं देखता हूँ कि महिलाओं के लिए अगर सबसे आरामदायक और सेवा से भरा हुआ कोई कैरियर है तो वो है पैरामेडिकल का क्षेत्र। नर्सिंग के अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर में, पैथोलॉजी लैब में, एक्सरे सेंटर्स में और इसके अलावा फिजियोथेरापी के क्षेत्र में बहुत ही स्वर्णिम कैरियर उनके लिए उपस्थित है। अमूमन महिलाओं के अगर हड्डी टूटने के बाद, किसी तरह के ऑपरेशन के बाद, हार्ट के ऑपरेशन के बाद अगर फिजियोथेरापी की ज़रूरत होती है तो इनकी संख्या बहुत ही जानकारी के अभाव में प्रशिक्षित लोगों महिलाओं में इसकी संख्या नगण्य है। और महिलाएं जो खास करके होती हैं जो हमारे समाज की, वो नहीं चाहती हैं कि फिजियोथेरापी और मसाज किसी पुरुष वर्ग के फिजियोथेरापिस्ट से कराएं। तो अगर महिला फिजियोथेरापी कौशल से पूर्ण हमें मिल जाएं तो निश्चित रूप से उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं। दिल्ली में एक अमूमन 1 घंटे का 1000 रुपया एक महिला थेरापिस्ट का फीस होता है। तो अगर महिला या छात्राएं हमारी फिजियोथेरापी का पाठ्यक्रम डिप्लोमा लेवल पर या डिग्री लेवल पर करें तो नियोजन की 100% संभावनाएं हमें दिखती हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम पाएंगे, नर्सिंग असिस्टेंट के क्षेत्र में और आज की तारीख में आशा कार्यकर्ता अगर इस तरह के पाठ्यक्रमों को कर लें तो जितने भी प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स आज देश भर में खुल रहे हैं, जो लाखों की संख्या में स्थापित किए जा रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम्स का निर्माण किया जा रहा है, मातृ शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना हो रही है, डायबिटिक सेंटर्स खोले जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए इस पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और मेरा आग्रह भी होगा अभिभावकों से भी कि इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करके अपने घर की छात्राओं, बच्चियों को इस क्षेत्र में आगे लाएं। ये बड़ा ही सुरक्षित और बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है और इसमें निश्चित रूप से सफलता संभव है। सर, आखिरी में हमें ये बताएं कि उच्च शिक्षा में पैरामेडिकल्स के क्या क्या स्कोप हैं और आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पैरामेडिकल्स को ऐसा करियर चूज करना चाहते हैं। पैरामेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद उच्चतर शिक्षा की भी संभावनाओं का क्षेत्र विशाल है। आज किसी भी नर्सिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में या मेडिकल कॉलेजेस में भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए विशेष शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। नर्सिंग के क्षेत्र में
बीएससी नर्सिंग 4.5 साल का पाठ्यक्रम और 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद में एमएससी पाठ्यक्रमों में भी नामांकन कराया जा सकता है। और एमएससी लेवल की पाठ्यक्रम 2 साल का जो होता है, इसके उपरांत अब तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, खास करके हेल्थ रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी पाठ्यक्रम की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पूर्ण रूप से निष्णात और स्किल्ड होकर के हमारे लोग निकलें और नर्सिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर की भूमिका का निर्वाह कर सकें। इसी तरह से फिजियोथेरापी के क्षेत्र में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऑप्थेल्मोलॉजी के क्षेत्र में, सैनिटरी साइंस के क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो पैरामेडिकल में आते हैं, उसमें भी मास्टर डिग्री लेवल का और पीएचडी लेवल की पढ़ाई की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ये मुख्यतः प्रशिक्षण में उनकी सहयोगी भूमिका रहती है और साथ में सिद्धहस्तता के साथ में वो विभिन्न तरह के हॉस्पिटल के कार्यक्रमों के निर्वाह में अपना सफलतापूर्वक रोल अदा कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की संभावनाओं में नौकरी करते हुए भी बहुत सारे उच्चतर शिक्षा की संभावनाओं का विकास किया गया है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत नियम उपनियम का निर्माण किया गया है कि बीच में सर्विस करते हुए भी छुट्टी लेकर के उपरांत में हायर एजुकेशन के लिए किसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नामांकन करा करके अपने प्रशिक्षण को जारी रखा जा सकता है। तो इस तरह से हायर एजुकेशन की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिजियोथेरापी में बीपीटी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, तो एमपीटी मास्टर लेवल का है। उसी तरह से बीआरआईटी, एमआरआईटी रेडियोलॉजी के क्षेत्र में, उसी तरह से बीएमएलटी, एमएमएलटी, एम नर्सिंग, पीएचडी इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनकी भी भूमिका पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ में बहुत बढ़ती जा रही है। आज किसी भी प्राथमिक हेल्थ केंद्र से लेकर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में आज ज़रूरत होती है एक हॉस्पिटल मैनेजर का, जो नॉन मेडिकल एक्टिविटीज़ को संचालित करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स भी एमबीए हेल्थ केयर करके, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब विज्ञान और ये सब विधाओं में सिद्धहस्तता प्राप्त करके निश्चित रूप से एक उचित करियर के विकास में सहयोगी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शो में आने के लिए भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे नई जानकारियों को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।